हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दक्षिण भारत का इतिहास। उत्तर भारत का इतिहास हम लोग 1200 ईडी तक पढ़ चुके हैं। उत्तर भारत का इतिहास हम लोग 1200 ईडी तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल, दक्षिण भारत का और ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जो 3 भाग में बटा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो दक्षिण भारत में जो पूरा पाषाण काल है वो अब सूचना मैं वीडियो शुरू के क्लास में ही दे चुका था जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ा रहा था। मध्य पाषाण काल के बारे में भी मैंने सूचना दे दिया है। नवपाषाण काल के बारे में मैंने सूचना दे दिया है, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल 2400 बीसी में शुरू हुआ और 1000 बीसी तक चला। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद महापाषाण काल आ गया। कौन सा काल आ गया? महापाषाण काल आ गया। और ये महापाषाण काल जो है 1000 बीसी से मान के चलिए कि 200 बीसी तक दक्षिण भारत में महापाषाण काल था। ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूं। इस महापाषाण काल के बाद 200 बीसी में प्रथम ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। प्रथम ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। इसका समय जो है 200 बीसी से 300 एडी तक है। इसका समय जो है 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक है। प्रथम ऐतिहासिक काल की क्या शर्तें हैं यह सब मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद द्वितीय ऐतिहासिक काल दक्षिण भारत में जो शुरू होता है वह 300 एडी से 700 एडी तक है, या इसको 750 एडी तक भी मान सकते हैं। जो दूसरा ऐतिहासिक काल है वह 300 एडी से दक्षिण भारत में शुरू होता है और वह 750 एडी से तक जाता है। अब थोड़ा सा प्रथम ऐतिहासिक काल और द्वितीय ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रथम ऐतिहासिक काल और दूसरा ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला जो ऐतिहासिक काल था वह महापाषाण का प्रभाव इस पर था। महापाषाण का प्रभाव इस पर था। बड़े बड़े पत्थर ये सब जो थे, इस काल में जो राज्य उभरे वो सातवाहन उभरे दक्षिण भारत में। और सातवाहन पर आए, सातवाहनों को हटाकर इस क्षेत्र में आए वाकाटक। वाकाटक जो थे एक स्थानीय जाति थे, स्थानीय जनजाति थे। और वाकाटक के बाद इसी क्षेत्र में बादामी के चालुक्य आए। बादामी के चालुक्य आए, सॉरी सातवाहन आए और सातवाहन आए और संगम काल के जो 3 राज्य हैं वो आए। संगम काल के 3 राज्य, चेर, चोल और पांडे। तो ये प्रथम काल में हम लोगों ने इन्हीं के बारे में चर्चा की। सातवाहनों के बारे में पढ़ा और चेर और चोल पांडे के बारे में पढ़ा। देखिए, प्रथम में एक चीज याद रखिएगा कि प्रथम में इसको महापाषाण का देश भी कहा जाने लगा। इतना महापत्थर का ज्यादा प्रयोग किया गया कि इसको महापाषाण का, दक्षिण भारत को महापाषाण का देश भी कहा गया।
प्रथम ऐतिहासिक काल की विशेषता जो है वह है। और प्राकृत भाषा का प्रयोग हो रहा है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हो रहा है प्रथम ऐतिहासिक काल में। लेकिन जो दूसरा आया राज्य सातवाहन की जगह पर हम देखते हैं कि वाकाटक आ गए। सातवाहन की जगह पर कौन आ गए? वाकाटक आ गए। और वाकाटक को हरा के कौन आ गए? तो बादामी के चालुक्य आ गए। बादामी के चालुक्य आ गए। मैंने बादामी के चालुक्य के बारे में कल आपको बताया था। देखिए, बादामी के चालुक्य जो थे कन्नड़ जाति के थे। कन्नड़ जो स्थानीय जाति थी उन्हीं जाति के थे। और ब्राह्मण ने इनको मनु, चंद्रमा या ब्रह्मा का वंशज घोषित कर दिया और इनको क्षत्रिय जाति का बना दिया। लेकिन थे ये कन्नड़ जाति के। और वाकाटक भी स्थानीय जाति ही थे और ये भी जो है ब्राह्मणिक प्रभाव में आके इनको भी बना दिया गया था। उसके बाद अगर आप दक्षिण भारत में जाइएगा तो सातवाहन का एक क्षेत्र था आपको महाराष्ट्र की ओर, एक क्षेत्र था आपका आंध्र की ओर। तो सातवाहन का जो कृष्णा गुंटूर क्षेत्र था, कृष्णा और गुंटूर क्षेत्र था, वहां पर इक्ष्वाकु थे। वहां पर कौन थे? सातवाहन का जगह इक्ष्वाकु ले लिए। जिस तरह महाराष्ट्र में सातवाहन का स्थान वाकाटक ने लिया, उसी तरह दक्षिण भारत में सातवाहन का स्थान आंध्र क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, कृष्णा गुंटूर के क्षेत्र में इक्ष्वाकु ने ले लिया। इक्ष्वाकु भी जो थे एक स्थानीय जाति ही थे, जनजाति ही थे। और उसका स्थान ले लिया पल्लव। इक्ष्वाकु का स्थान किसने लिया? पल्लव। पल्लव का दो अर्थ होता है, लता भी होता है और लुटेरा भी होता है। और ये जनजाति थे। ये क्या थे? ये भी जनजाति थे, स्थानीय जनजाति थे इस प्रदेश के। ये चालुक्य में और पल्लव में हमेशा संघर्ष होता रहता था। पल्लव और चालुक्य में हमेशा संघर्ष होता था। और किस बात के लिए संघर्ष होता था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा द्वार के लिए, तुंगभद्रा द्वार के लिए। जो पहला जो संस्कृति था, पहला ऐतिहासिक काल था जिसको महापाषाण का देश लिखते हैं दक्षिण भारत के लिए, अब जो है वह मंदिरों का देश बन गया। एक से एक बढ़कर दक्षिण भारत में मंदिर बने। चालुक्य और पल्लव शासकों ने एक से बढ़कर एक मंदिरों का निर्माण किया। कांची जो है शिक्षा और मंदिर का, विद्या और मंदिर का केंद्र बन गया। और चालुक्य शासकों ने भी मंदिर बनाया और पल्लव शासकों ने भी जो है आपको मंदिर बनाया। इस समय 400 AD के बाद, 400 AD के बाद अब संस्कृत जो है पल्लव प्राकृत भाषा का स्थान ले लेगी। 400 AD से पहले प्राकृत भाषा वहाँ आप कह सकते हैं कि लिंगुआ फ्रेंका या राजधर्म की भाषा थी। लेकिन अब वह 400 AD के बाद संस्कृत भाषा का बहुतायत रूप से वहाँ प्रयोग होने लगे। कांची जो है संस्कृत शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा। इसी पल्लव के कांची विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति पढ़ता था, उसका नाम था मयूर शर्मा। मयूर शर्मा, इस मयूर शर्मा ने कांची में अपमानित हुआ तो वह कर्नाटक लौट गया और कदम्ब वंश का स्थापना किया पल्लव को हरा के। और पल्लव को हराने में उसने स्थानीय जनजाति का प्रयोग किया। तो ये सब बताने का मेरा एक उद्देश्य यह था कि आप दक्षिण भारत के इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से समझ रहे हैं। ये सब मैंने बता दिया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी जा सकते हैं और वहाँ उसको लिख दीजिएगा कि क्या दिक्कत है आपको समझने में, तो मैं उस दिक्कत को दूर कर दूंगा। लेकिन ये जो दक्षिण भारत का इतिहास है, इसको पढ़ाने का सबसे जो वैज्ञानिक तरीका है वह यह है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो एक चीज का चर्चा किया था, बादामी का चालुक्य पढ़ रहे थे। याद होगा आपको बादामी का चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय भी याद होगा,
देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का एक दो काम मैं और चाहता हूं कि बता दूं। पुलकेशिन द्वितीय ने 630 एडी में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया था और उत्तरी क्षेत्र जीत लिया, उत्तरी क्षेत्र जीत लिया। बाद में महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बादामी पर हमला किया और पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला और वातापी कुंड का उपाधि लिया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ये मैंने कल बताया था, ठीक। पुलकेशिन द्वितीय अपने शासन के 36वें वर्ष एक दूत मंडल फारस के दरबार में भेजा ईरान। उस समय खुसरो द्वितीय वहां के राजा थे, खुसरो द्वितीय। और खुसरो द्वितीय ने भी पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में अपना दूत मंडल भेजा था। कहने का अर्थ कि दूतों का आदान प्रदान हुआ और इस बात की सूचना हमें अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 से मिलता है। यह थोड़ा सा बादामी का चालुक्य वंश के बारे में सूचना था। बादामी के चालुक्य वंश में एक सूचना मैं और चाह रहा हूं दे दूं। विक्रमादित्य द्वितीय ने भी 3 बार कांची को जीता था। पल्लव शासक की जो राजधानी है कांची, उसको 3 बार जीता था। और बाद में आपको पता ही होगा कि बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय है और 752 एडी में राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने बादामी के चालुक्य को हटा के राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया और राजधानी मानक्षेत्र को बनाया। ये सब मैंने कल आपको बता दिया था। अब है वेंगी का चालुक्य। वेंगी का नाम जो है, वेंगी भी है, पृष्ठपुर भी है और राजमुंदरी भी है। ये सभी आंध्र प्रदेश में है। मैंने कहा था कल कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को जो है वेंगी का शासक बनाया और विष्णुवर्धन ने वेंगी में चालुक्य वंश का स्थापना किया। इस वंश का अंतिम राजा विजयादित्य सप्तम था। जिस तरीके से बादामी के चालुक्य को राष्ट्रकूट जीत लेते हैं, उसी प्रकार वेंगी के चालुक्य को भी राष्ट्रकूट जो है जीत लेते हैं और अपने समाज में मिला लेते हैं। इसके बाद जो बादामी के चालुक्य और वेंगी का चालुक्य ही 2 है। इनको दोनों को पराजित करके आते हैं राष्ट्रकूट। चालुक्य का समझिए शासनकाल 535 एडी से 752 एडी तक और राष्ट्रकूट का 752 एडी से 993 एडी। अंतिम राष्ट्रकूट शासक है कर्क द्वितीय, उसको पराजित करता है तैलभ द्वितीय। तैलभ द्वितीय राष्ट्रकूट शासक का सामंत ही है और यह कर्क द्वितीय को पराजित करके मानक्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और मानक्षेत्र को अपनी राजधानी बनाता है ना। तो ये तैलभ द्वितीय के बारे में सोचना है। तैलभ द्वितीय किसका सामंत था? राष्ट्रकूट का सामंत था और इसने जो है 993 एडी में कर्क द्वितीय, अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को पराजित करके तैलभ द्वितीय ने जो है कल्याणी का चालुक्य वंश का स्थापना करता है। कल्याणी का चालुक्य वंश। ये जो तैलभ द्वितीय है, ये परमार शासक, जो मालवा का परमार शासक था, याद होगा, मुंज, उसको 6 बार पराजित किया था।
इसकी सूचना हमें मेरुतुंग का एक किताब है प्रबंध चिंतामणि, इससे सूचना मिलता है। प्रबंध चिंतामणि से सूचना मिलता है। तैलव द्वितीय के बाद जो इंपॉर्टेंट शासक बनते हैं सत्याश्रय। सत्याश्रय जो है 997 एडी से 1008 एडी तक राजा रहते हैं। और सत्याश्रय का इंपॉर्टेंट चीज यह है, इसने चोल राजा राजराज प्रथम को पराजित किया। सत्याश्रय जो 997 एडी से 1008 एडी तक राजा था, उसने राजराज प्रथम को, चोल शासक राजराज प्रथम को पराजित किया। पहला शासक तैलव द्वितीय, इसने परमार शासक मुंज को 6 बार पराजित किया। तैलव द्वितीय के बाद जो राजा बने वो सत्याश्रय बने और इसने चोल शासक राजराज प्रथम को पराजित किया। सत्याश्रय के बाद राजा बनते हैं सोमेश्वर प्रथम। कौन बनते हैं? सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम जो है, कोप्पम का एक लड़ाई हुआ था। कौन लड़ाई हुआ था? कोप्पम की लड़ाई 1054 एडी में। और इस युद्ध में इसने जो चोल शासक राजा धीराज को है युद्ध क्षेत्र में ही मार डाला। राजा धीराज को, चोल शासक राजा धीराज को युद्ध क्षेत्र में ही मार डाला सोमेश्वर प्रथम ने। इसका बदला लिया राजा धीराज का बेटा वीर राजेंद्र या राजेंद्र केसरी। इसका बदला कौन लिया? तो राजा धीराज का जो बेटा था वीर राजेंद्र या राजेंद्र केसरी। और कुदाल संगम का युद्ध हुआ। कुदाल संगम का युद्ध हुआ, लेकिन सोमेश्वर प्रथम युद्ध लड़ने नहीं आया। सोमेश्वर प्रथम क्या किया? युद्ध लड़ने नहीं आया और फिर बाद में उसने पश्चाताप में आत्महत्या कर लिया। पश्चाताप में आत्महत्या कर लिया। यह हो गया सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी। सोमेश्वर प्रथम के बाद इंपॉर्टेंट राजा बनते हैं विक्रमादित्य। हाँ, सोमेश्वर प्रथम का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राजधानी पहले कहाँ था? मानखेत। अब ये मानखेत से राजधानी लिया कल्याणी। सोमेश्वर प्रथम का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि राजधानी मानखेत से कल्याणी ला दिया। उसका सोमेश्वर प्रथम के बाद राजा बने विक्रमादित्य द्वितीय। 1076 एडी से 1125 एडी तक। इन्हें विक्रमादित्य जो छठा थे, विक्रमादित्य छठा ने चालुक्य विक्रम संवत का शुरुआत किया 1076 एडी में। इनके दरबार में विल्हन रहते थे। विल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र लिखा। विल्हन ने क्या लिखा? विक्रमांक देव चरित्र लिखा। इनके दरबार में मिताक्षरा भी रहते थे। विज्ञानेश्वर रहते थे। इनके दरबार में विज्ञानेश्वर रहते थे और इन्होंने मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखा। मिताक्षरा जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका है। विल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र का रचना किया, जो विक्रमादित्य छठा के दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर के दरबार में रहते थे। इन्होंने मिताक्षरा नामक टीका लिखी, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका है। विक्रमादित्य छठा ने जो है एक शहर बसाया था, उसका नाम था विक्रमपुर। तो ये विक्रमादित्य द्वितीय का विक्रमादित्य छठा का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। विक्रमादित्य छठा के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं सोमेश्वर तृतीय। सोमेश्वर तृतीय ने एक किताब लिखा था, उसका नाम था मानसोल्लास। उसका नाम क्या था? मानसोल्लास। ये शिल्प शास्त्र की पुस्तक है। मानसोल्लास कैसी पुस्तक है? तो शिल्प शास्त्र की पुस्तक है। इसका अंतिम राजा जो था, कल्याणी का जो चालुक्य वंश का जो अंतिम राजा था वो था आपका सोमेश्वर चतुर्थ। सोमेश्वर चतुर्थ था और सोमेश्वर चतुर्थ को पराजित कर देता है 1189 एडी में। यादव वंश का शासक है
झिल्लन। कल मैंने बताया था यादव वंश का शासक झिल्लन की चर्चा किया था। उसने सोमेश्वर चतुर्थ को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य पर अपना अधिकार जमा लेता है। मतलब कल्याणी का चालुक्य जहां था उस क्षेत्र पर अब किसका अधिकार हो गया? यादव वंश का अधिकार हो गया। सोमेश्वर चतुर्थ जो है कल्याणी जो अपनी राजधानी है छोड़कर गोवा भाग जाता है और कल्याणी के चालुक्य पर यादव वंश का अधिकार हो जाता है, झिल्लन का अधिकार हो जाता है। कल्याणी के चालुक्य जो थे एक क्षेत्र पर तो यादव वंश का अधिकार हो गया, एक क्षेत्र पर होयसल वंश का अधिकार हो गया, जिनकी राजधानी मैंने कल हलेबीड बोल दिया था लेकिन द्वार समुद्र भी ठीक है। उसका होयसल की राजधानी द्वार समुद्र है, ठीक। और काकतीय जिनकी राजधानी वरांगल थी। तो कहने का अर्थ कि सोमेश्वर चतुर्थ जो अंतिम कल्याणी का चालुक्य वंश का राजा था उसको यादव वंश का राजा झिल्लन ने पराजित करके गोवा भगा दिया और कल्याणी के चालुक्य पर कब्जा कर लिया। और कुछ पार्ट पर जो है होयसल वंश जो द्वार समुद्र में उनकी राजधानी थी या काकतीय वंश ने भी कल्याणी के चालुक्य पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन कल्याणी के चालुक्य को हराने वाला कोई राजा था तो यादव वंश ही था, इसको याद रखिएगा। मतलब उसका उत्तराधिकारी यादव वंश ही थे। तो इस प्रकार यह वीडियो आज का समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ ही आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।